आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करना शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं कतर के बारे में। कतर में जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कुछ दिनों पहले हमारे इंडियन नेवी फोर्सेस के 8 लोगों को वहाँ पर डेथ पेनल्टी की सज़ा सुनाई गई थी। उनका एक और वो जो लोग थे वो सब काम करते थे दहारा ग्लोबल डिफेंस सर्विस में। ठीक है, तो ये कतर में बेस्ड थी ये कंपनी। तो इन लोगों पर ये चार्जेस लगे थे कि ये इसराइल के लिए एस्पिनेज कर रहे थे, मतलब उसके स्पाई बने हुए थे, तो वहाँ की इन्फॉर्मेशन वो इसराइल को दे रहे थे। अब जैसे कि आप जानते हैं कतर और इसराइल की इतनी बनती नहीं है आपस में। कतर ही है जो मेनली अभी भी जो पैलेस्टीनियंस का पूरा इशू और हमास को पूरा सपोर्ट करता है वहाँ पे, वो उसके हमास के लीडर्स भी मेनली कतर में रहते हैं। तो इंडिया के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी कि भाई कतर में हमारे 8 नेवी के लोगों को ऐसे डेथ सेंटेंस की सज़ा सुनाई गई है। तो अभी ये बहुत अच्छी न्यूज़ आई है कि उनको डेथ सेंटेंस से हटा के नॉर्मल पनिशमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो एटलीस्ट डेथ सेंटेंस अभी नहीं है, तो कम से कम ये होप है कि आगे हम चीज़ों को और सुधार सकते हैं। तो चलिए ये एक अच्छी न्यूज़ है। दूसरी हम बात करते हैं पेगासुस। देखिए पेगासुस सॉफ्टवेयर में क्या हुआ था, सॉफ्टवेयर नहीं है एक्चुअली, ये एक स्पाईवेयर होता है, पेगासुस स्पाईवेयर। और इसको बनाता कौन है? इसको बनाता है एनएसओ ग्रुप। ये जो कंपनी है ये इजराइल बेस्ड है। तो ये कंपनी क्या करती है, ऐसे नॉर्मल लोगों को तो ऐसे नहीं बांट देती है। ये सिर्फ जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं जो कि इसको यूज़ करना चाहते हैं, स्पाई करना चाहते हैं टू फाइट क्राइम्स, ठीक है, तो उनके लिए देती है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने 2017 में उनसे ये ख़रीदा था। तो ये लीगली ख़रीदा हुआ सॉफ्टवेयर है। और अभी एलिगेशंस ये आई थी कुछ एक्चुअली 2021 में 30 अक्टूबर के आसपास एलिगेशन चली थी। काफ़ी सारे इंडिया में जो अपोजिशन लीडर्स हैं, जैसे कि इवन राहुल गांधी और काफ़ी जो हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट थे, मतलब बेसिकली कहने की बात है कि जो लोग भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे, अगेंस्ट बोले तो जो उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं या अपोजिशंस में हैं, तो उन सभी के फ़ोन्स में ना कहीं ये वाला वायरस पाया गया था। तो अभी लेटेस्ट जो निकला है कि द वायर, ये भी एक बहुत ही फेमस, इसको क्या बोलेंगे, द वायर मतलब एक ऐसी मीडिया कंपनी है जो कि, तो उनके जो मेन हेड हैं उनके फ़ोन के अंदर भी ये चीज़ अभी निकल के आई है कि उनके फ़ोन में भी ये चीज़ थी। तो ये आती कैसे थी कि उनको एक मैसेज आएगा, मैसेज में एक लिंक आ जाएगा, लिंक पे जैसे आप क्लिक करोगे तो सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन में आ जाएगा और वो आपके फ़ोन के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन, आपके कैमरा की, आपके माइक की, सब दे देगा। तो अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन दी नहीं है कि हमने क्या सच में ऐसा किया है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप बताओ ऐसा है कि नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि भैया ये तो हमारे देश की सिक्योरिटी से डील करता है, तो हम ये इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं ला सकते। तो नहीं हो सकता भाई कुछ भी। आगे चलते हैं। विजयकांत, ये हमारे साउथ इंडियन इंडस्ट्री के बहुत ही बड़े सुपरस्टार हैं। तो इन्होंने अपनी एक पार्टी भी बनाई थी जिसको उन्होंने बोला था कि DMDK, यानी कि देसिया मुरपोकू द्रविड़ा कजाकम। तो उसके फाउंडर थे। तो ही वॉज 71 ईयर्स ओल्ड और अभी उनका देहांत हुआ है। तो इनकी काफ़ी फिल्म्स आई थी जिसकी वजह से बहुत फेमस हो गए थे। तो इनका ये था कि इन्होंने मतलब एक थर्ड फ्रंट जो है ना उसको लेकर आए थे, वरना जैसे कि आप जानते होंगे कि तमिलनाडु, चेन्नई में मेनली 2 ही फ्रंट्स काम करते हैं, जिसमें पहला तो हो गया अपना DMK और दूसरा हो गया AIDMK। तो वहाँ पे जो है करुणानिधि और जयललिता, इन दोनों का ही मेन होल्ड रहता था। तो ही वॉज द पर्सन जिसने एक थर्ड फ्रंट लाने की कोशिश की थी। अब मुझे ये नहीं पता कि अभी फ़िलहाल कितना जो DMDK है कितना एक्टिव है और क्या, मे बी हम इसके बारे में कभी बात करेंगे। आगे चलते हैं। चलिए मणिपुर की बात करते हैं। मणिपुर में जैसा कि आप जानते हो कि 2 गुटों के बीच में लड़ाई शुरू हुई। किसके बीच में लड़ाई शुरू हुई थी? मेतीस और कुकीज़ के बीच में। मेतीस जो है वो रहते हैं, आप कह लीजिए कि लैंड्स में बीच में कहीं जो सरफेस पे रहते हैं, और कुकीज़ जो हैं वो रहते हैं पहाड़ों पे। तो अभी बीच में कोर्ट ने उनके एक ये रूल निकाला था कि भाई जो मेतीस हैं उन्हें भी एक शेड्यूल्ड ट्राइब का ST का उन्हें वो मिल जाए, हाँ, स्टेटस मिल जाए। बट अब दिक्कत ये हुई कि भाई अगर आप मेतीस को, जो कि 80% एरिया पे ऑलमोस्ट रहते हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट पोजीशंस में भी ऑलरेडी हैं, उन्हें मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है पॉलिटिक्स चल रही है तो उन्होंने अप्लाई किया, उनको अप्रूव हुआ है। तो जो दूसरे लोग थे जो पहाड़ों पे रहते हैं, जो बाहर से आए हुए हैं,
काइंड ऑफ। जो ट्राइबल्स थे उनको ये चीज़ बहुत लगी कि भाई इन्हें अगर ये सब एसटी स्टेटस भी दे दोगे तो भाई हम कहाँ जाएंगे, हमारा क्या होगा। तो उनके आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई, बहुत लंबी लड़ाई चली है और अभी भी चली रही है। कोई ऐसा प्रॉपर इसका रेजोल्यूशन तो नहीं आया है, बट कहीं ना कहीं लेट्स सी कि विद टाइम चीज़ें शायद सुधर जाएंगी। तो अभी एक ये आया था कि एक लेडी जो कि मीटीज़ एरा में रह रही थी, बट वो थी एक्चुअल में कुकी की, मतलब ट्राइब की, तो वो गलत डॉक्यूमेंट्स लेके रह रही थी। यार देखो, लोग हैं, हम तो काम के चक्कर में जाते हैं, चीज़ें करते हैं। अब ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, ये सब पॉलिटिक्स करने वाले लोग कर रहे होते हैं। तो एक अच्छी न्यूज़ है कि चलो उस लेडी के साथ ऐसा कुछ बुरा नहीं हुआ, उसको अच्छे से उसको डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके उसको लेके गए, पुलिस में दिया और उसको उसकी कम्युनिटी में छोड़ दिया गया। तो चलिए आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं हैप्पी आवर्स इन गुड़गांव के बारे में। तो गुड़गांव में क्या है कि बहुत ही जो कहते हैं ना कि सस्ती दारू पीने के ठेके निकल गए हैं बहुत सारे। देखो, ठेकों पे तो दारू मिलती है। अभी होता क्या है कि अगर आप किसी महंगे रेस्टोरेंट में जाओगे, किसी पब में जाओगे, बार में जाओगे, तो भैया जितने की दारू नहीं आती उससे डबल ट्रिपल 10 गुना कुछ भी हो सकता है, उतने रेट पे आपको वहाँ पे दारू मिलती है। ठीक है, अब बहुत पॉश एरियाज़ हैं गुड़गांव में, बहुत पॉश क्लब्स भी हैं। लेकिन क्या है कि भाई एक ऑल्टरनेट आया कि इसको यहाँ पे बोलते हैं अहातास, यानी कि ठेके के जस्ट बाजू में एक स्पेस एलोकेट किया गया। सरकार ने खुद एलोकेट किया कि भाई जिसको हम बोलते हैं BYOB, यानी कि ब्रिंग योर ओन बूज, यानी कि वहाँ पे वो दारू नहीं बेच रहे हैं, लेकिन आप दारू साइड से खरीद के आ जाओ, ठेके से खरीद लाओ, वहाँ अंदर जाके बैठो, वो आपको चखना देंगे, आपको स्पेस देंगे, तो मतलब सस्ते में आराम से बैठ के दारू पियो। तो सरकार ने तो ये इसलिए निकाला कि भाई लोग बाहर आके ओपनली ड्रिंक ना करें। तो अभी लेकिन हो क्या रहा है कि यही जो स्पेसेस हैं जिन्हें बोलते हैं BYOB या अहातास बोल देते हैं, तो ये बहुत फेमस हो गए हैं। मतलब लोग, बड़े बड़े लोग भी जो है, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि मिडिल क्लास पहले जाया करती थी, बट अभी अपर क्लास के लोग भी जो हैं वो इसमें आते हैं। तो इसमें क्या कन्वीनियंस बहुत होती है, जैसे कि आपको कोई ड्रेस कोड फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई कपल एंट्री की ज़रूरत नहीं है, और मतलब होता है ना एक चिल्ड एटीट्यूड है यार। लेट नाइट्स तक ये चलते हैं, मतलब 12 बजे ऐसा नहीं कि बंद हो जाएंगे, सुबह तक चलते रहेंगे। तो बहुत इससे क्या हो गया कि अब बड़े बड़े जो कंपनीज, मतलब बड़े बड़े जो कुछ कुछ बिजनेस हाउसेस भी हैं जो अब इस कॉन्सेप्ट के अंदर आ गए हैं। तो ठीक है भाई, अपना चखना और दारू लेके आ जाइए और बैठते हैं फिर BYOBs अहातास इन गुड़गांव। आइए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है सतलुज यमुना लिंक कैनाल। तो होना ये था कि सतलुज और यमुना को लिंक करते हुए एक कैनाल बनना था, जो कि हरियाणा और पंजाब गवर्नमेंट आपस में डिसाइड कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ था कि ये चीज़ बननी चाहिए, लेकिन हुआ क्या है कि पंजाब कहता है कि भाई मेरे पास तो पानी है ही नहीं, मैं कैसे ये कैनाल बना के हरियाणा में पानी पहुंचा दूं। हरियाणा का ये कहना है कि भाई तुम्हारे पास तो खूब पानी है, उस पानी को हमें भी दो। तो अभी कह सकते हो कि क्योंकि हरियाणा में जो देखो सरकार मनोहर लाल खट्टर की है, BJP की है, पंजाब में जो है आम आदमी पार्टी भगवंत मान, तो वैसे ही इन लोगों की बनती नहीं है आपस में। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा कि कितना इसमें फैक्ट है, कितना इसमें पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स है। तो लेट्स सी कि इसमें नेक्स्ट अपडेट क्या होती है। चलिए अब हम चलते हैं कोझिकोडे, केरला के अंदर। तो केरला में क्या हुआ है कि NSS कैंप्स जो चलते हैं, नेशनल सर्विस स्कीम कैंप्स फॉर हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स, तो ये दिसंबर में अभी ये जो सीनियर स्टूडेंट्स के लिए शुरू किए गए थे। तो इसके अंदर क्या था कि कुछ कुछ ऐसे मॉड्यूल्स भी थे जिसमें लोगों को अवेयर किया जा रहा था टूवर्ड्स जेंडर आइडेंटिटीज़, टूवर्ड्स द कॉन्सेप्ट्स ऑफ LGBTIQ+। तो अब इसमें क्या है कि वो लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि भई ये जेंडर कैसे डिफाइन होता है, गे क्या होता है, मतलब सेक्स जो बायोलॉजिकली आप डिफाइन कर लेते हैं, बट जेंडर जो है वो सोशल बैरियर्स पे भी कहीं ना कहीं बनता है, सोशल उसमें फैक्टर्स होते हैं। एंड देन दे ऑल्सो उनको बताते हैं कि भैया कि क्या क्या आपके मतलब लेस्बियन क्या होते हैं, गेज क्या होते हैं, ट्रांस क्या होता है, ये सब अवेयरनेस के लिए काइंड ऑफ था, जो कि मुझे लगता है ठीक ही बात है यार, होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। बट इसमें हुआ क्या है कि मुस्लिम आउटफिट्स उन्होंने ऑब्जेक्शंस डालना शुरू कर दिया। उनका ये कहना है कि ये सिर्फ एक्सट्रीम लिबरल थॉट्स और ब्लाइंड वाइल्ड बिलीव्स वाले जो लोग हैं वो ये सब चीज़ें करा रहे हैं,
ताकि हम लोगों के बच्चों के माइंड करप्ट हो सकें। तो उनका ये कहना है कि भाई गवर्नमेंट स्कूल्स को तो वैसे भी इन सब चीज़ों को स्पॉन्सर करना ही नहीं चाहिए, ठीक है, क्यों क्यों ये सब पैसा इस चीज़ में लगा रहे हैं। और यहाँ तक भी वो कह रहे हैं कि भाई देखो ये जो LGBTQI+ है ना, ये तो पूरा ग्लोबली अटर फेलियर है, तो इसको हमारे बच्चों को क्यों सिखाया जाए। और दूसरा उन्होंने ये भी बोला है कि होमोसेक्सुअलिटी जो है वो तो एक मेंटल डिसऑर्डर है, आप कैसे उसके बारे में लोगों को बोल रहे हैं कि नहीं ये फैक्चुअली आप इस चीज़ को बारे में परस्यू कर सकते हैं। तो उनका ये कहना है कि भैया NSS कैंप्स जो हैं वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स ना बने जहाँ पर कि लिबरलिज्म और अनसाइंटिफिक और एंटी रिलीजियस व्यूज़ को आगे बढ़ाया जाए। क्या कर सकते हैं भाई, रिलीजन का बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कई बार ऐसे मामलों में। आप बताइए आपको क्या लगता है इस बारे में। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि यार ऐसी पढ़ाई रोकनी चाहिए। मदरसों से बढ़ के जब तक साइंटिफिक एजुकेशन में नहीं आएंगे तो ग्रोथ कैसे होगी भाई। अच्छा आइए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राम मंदिर का इनॉग्रेशन होने जा रहा है अयोध्या के अंदर बहुत ही जल्दी, जनवरी में, आई थिंक 22 जनवरी, राइट। तो अभी क्या है कि मोदी जी जाएंगे और अयोध्या में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनका वो आज इनॉग्रेशन करेंगे। तो उनमें से जो प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें क्या है, एक तो भैया एयरपोर्ट आ गया है अयोध्या के अंदर, उसको 30 दिसंबर में मोदी जी इनॉग्रेट करेंगे। उसके साथ साथ वहाँ पर एक रेलवेज जो है उसको भी, वहाँ का अयोध्या के रेलवे स्टेशन को पूरा रीडिज़ाइन कर दिया गया है, एकदम मस्त हाई क्लास। और वहाँ पे अमृत भारत एक्सप्रेस करके जो है एक सुपरफास्ट सर्विस है उसको भी लॉन्च करेंगे। इसके अलावा जो नेशनल हाईवे 27 है जो लखनऊ और अयोध्या को कनेक्ट करता है उसका भी इनॉग्रेशन होगा। भाई खूब टूरिस्ट आएंगे अयोध्या, लगता है अब इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सिटीज़ में आ जाएगी कहीं ना कहीं। अब अच्छी बात है, आगे चलते हैं। ओके, म्यांमार की बात करते हैं। म्यांमार में जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ साल पहले वहाँ के जो मिलिट्री रूलर थे उन्होंने सरकार को ओवरथ्रो कर दिया और उन्होंने अपना शासन वहाँ पे लागू कर दिया, मतलब काइंड ऑफ एक डिक्टेटरशिप सी शुरू कर दी उन्होंने वहाँ पे। अब उसमें लेकिन हुआ क्या है कि अब भाई उन्होंने तो अपनी डिक्टेटरशिप शुरू कर दी है, विच इज़ ऑब्वियसली इलीगल एक तरीके से, और वहाँ पर जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट थी उसको उन्होंने हटा दिया। उनका कहना था कि भैया इलेक्शन फेयर नहीं हुए, अब जो भी बहाने मारे मतलब वो आ गए पावर में। अब उससे हुआ क्या है कि एक तो इलीगल एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ गई म्यांमार में। जो चाइना है, थाईलैंड है, आसपास के जो बॉर्डर्स पे जो लोग थे वहाँ से लोगों को किडनैप कर करके लाया गया और बहुत सारे स्कैम सेंटर्स शुरू कर दिए। तो कॉलिंग सेंटर्स नहीं होते जैसे अपने इंडिया में भी कुछ कुछ जगह पे जैसे जमतारा टाइप्स है ना, जहाँ से कॉल करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, पैसे ऐड लेते हैं, तो वही सब इलीगल काम वहाँ पे शुरू हो चुके हैं। तो चाइना भी चाहती है कि भाई ये सब क्रैक डाउन हो। तो बट हो क्या रहा है कि अभी म्यांमार के अंदर ही अब लोग तो रिप्रेस्ड हैं, तो कुछ कुछ उनको जनता जो है एंटी जनता फोर्सेस भी आ गई हैं। तो उन्होंने कुछ कुछ एरियाज़ को रिकैप्चर भी कर लिया है, मतलब उन्होंने वहाँ से मिलिट्री को भगा दिया है जनता के जो फोर्स्ड जो जनता थी वहाँ पे। तो लेट्स सी अभी इसमें नेक्स्ट क्या होता है, क्योंकि बॉर्डर एरियाज़ में चाइना तो बेचारा परेशान हो रहा है कि यार उनकी लड़ाई होती है फिर रॉकेट इधर भी आ जाते हैं। तो उन्होंने अपने लोगों को बोला कि भाई आप लोग जो बॉर्डर एरियाज़ है वहाँ का थोड़ा सा खाली कर दो, कुछ नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। बट यार मैं तो चाहता हूँ कि यार म्यांमार में मिलिट्री का रूल ख़त्म हो, अच्छी खासी डेमोक्रेसी वहाँ पे आई थी। बताओ नोबल पीस प्राइज़ जिन्हें मिला हुआ है, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होते आ रहे हैं, उनको हटा दिया बेवजह के रीजंस, और फिर भी वर्ल्ड चल रहा है हमारा और कोई कुछ नहीं कहता। कुछ मुद्दे होते हैं जिनको हम सिलेक्टिवली चूज़ कर लेते हैं कि हाँ हम इनके ऊपर बात करेंगे, और कुछ मुद्दों के ऊपर तो हम बिल्कुल इग्नोर ही मार देते हैं। अब जैसे कि म्यांमार के रेफ्यूजीज़ जो हैं, जैसे वो दूसरी दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं, उनको बेचारों को कोई एक्सेप्ट ही नहीं करने को तैयार, इंडिया में कोई उनको लेना नहीं चाहता, ठीक है। उसके अलावा फिर वो कहीं और भी जाते हैं तो वहाँ से उनको भगा दिया जाता है, कोई भी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। तो बहुत दिक्कत होती है भाई, लोग तो अपनी पॉलिटिक्स करते हैं बस। चलिए आज सिर्फ इतना ही रखते हैं। थैंक यू।
सब्सक्राइब कर लेना यार, अच्छा लगेगा, ठीक है।